नमस्कार, मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अफ़गानिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी भारत यात्रा पर हैं और उस सब के बीच में ये जो खबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है कि जो जॉइंट स्टेटमेंट आया अफ़गानिस्तान और भारत का, उसमें जो आमिर खान मुत्तकी हैं, और अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें तो उन्होंने कश्मीर को भारत का हिस्सा बोला। और टेररिज्म और बहुत सारी बातें जो जॉइंट स्टेटमेंट में हुई उसको लेकर पाकिस्तान ने बहुत सारे एतराज़ात दर्ज कराए हैं। और इस पूरे जो जॉइंट स्टेटमेंट है अफ़गानिस्तान और इंडिया का और पाकिस्तान की जो रिज़र्वेशंस हैं, उसको लेकर हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसको समझने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं कर्नल मयंक चौबे। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद अंबर जी, बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत बढ़िया टॉपिक आपने चुना है डिस्कशन के लिए। जॉइंट स्टेटमेंट जो होते हैं अधिकतर आँखों से ऐसे ही ओझल हो जाते हैं, लोग ध्यान नहीं देते हैं। परंतु ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है ये बहुत कुछ कह गया है। तो पाकिस्तानियों ने नेचुरली इसके दे वर सपोज्ड टू रीड बिटवीन द लाइन्स और उन्होंने पढ़ने की कोशिश की है। तो येस, वेरी इंटरेस्टिंग। एब्सोल्युटली सर। सर, पाकिस्तान ने बहुत सारे रिजर्वेशंस और बहुत सारे एतराज़ात दर्ज कराए हैं। एक तो ये कि आमिर खान मुत्तकी ने जो कश्मीर को या भारत का एक इंटीग्रल हिस्सा माना है, तो उसको बोला उन्होंने कि क्लियर वायलेशन ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन है। साथ ही उन्होंने टेररिज्म और बहुत सारी चीज़ें उसमें बोली हैं। उस पे वैसे तो जैसे ही ये बात सामने आई थी कि अफ़गानिस्तान और भारत के बीच में इस तरह के रिश्ते हैं और आमिर खान मुत्तकी भारत आ रहे हैं, तो उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में स्ट्राइक भी कर दिया अफ़गानिस्तान के ऊपर, जिसके नतीजे में बहुत सारे लोग मारे गए हैं। खबर ये है कि 200 से ज़्यादा वहाँ पर लोग मारे गए हैं और बच्चे, उसमें ज़्यादातर बच्चे और महिलाएँ हैं। सर, ये सारी चीज़ें फ्रस्ट्रेशन में जो पाकिस्तान कर रहा है, और अब ये जो जॉइंट स्टेटमेंट और उसके बाद पाकिस्तान का रिएक्शन, उसको मैं थोड़ा-सा विस्तार से आपसे समझना चाहूँगी कि क्या ख़ास है इसमें? जी, अंबर जी। आप अगर नोट करेंगे कि पहल जो थी इसमें डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान दोनों की थी इसके अंदर। डोनाल्ड ट्रंप ने एक अपना बयान दिया था कि हम हर कीमत पर बागराम एयरबेस वापस चाहते हैं। आपको ध्यान होगा कि 1979 से पहले जब सोवियत यूनियन का वहाँ पर कब्ज़ा था अफ़गानिस्तान में, तो बागराम एयरफोर्स बेस जो था एक बहुत बड़ा बेस था, सेंट्रल था उनके लिए। रशियंस चले गए और उसके बाद में अमेरिकन्स आए और अमेरिकन्स जब आए 26/11 के बाद में, फिर उन्होंने बागराम एयरबेस को एक अपना मेन बेस जो है वो बनाया। अब उसकी स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है बागराम एयरबेस की। बागराम एयरबेस जो है वो 800 किलोमीटर की दूरी पर है चीन की सीमा से और शिनजियांग प्रोविंस के करीब 2400 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से इनके मिसाइल टेस्टिंग, इनकी आर्मामेंट, एम्यूनिशन टेस्टिंग फैसिलिटी चाइना की मौजूद है। तो बागराम एयरबेस पे कब्जा होने का मतलब है कि आप अफगानिस्तान पे जरूर कर रहे हैं क्योंकि बागराम एयरबेस जो है वो 60 किलोमीटर की दूरी पर है काबुल से। किसी भी देश पर काबिज होने का सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है उसकी राजधानी को अपने कंट्रोल में करना। तो राजधानी 60 किलोमीटर दूर पर है और जहां पर चीन की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो 2400 किलोमीटर की दूर पर है। यानी कि दोनों चीजें हैं वो अमेरिका की मार की जद में आ जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान ने थोड़ी हड़बड़ी दिखाई। पाकिस्तान ने सोचा कि भाई भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया है, क्लासिक ऑपरेशन था, 22 मिनट में उन्होंने सारा काम कर दिया। उन्होंने सारे टेररिस्ट जो थे वो निकाल दिए, चलो हम भी ऐसी कुछ नकल करते हैं। और कहा जाता है नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। और मेरा अंबर जी ये मानना है, बड़े मजाकिया अंदाज में मैं ये कहता हूँ कि जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था पाकिस्तान और इंडिया में, तो लोग कहते हैं ये दो कौमी नजरिए पर आधारित था। मतलब इट वाज बेस्ड ऑन रिलीजन। मेरा मानना ये है कि दो कौमी नजरिया नहीं, ये आईक्यू पर आधारित था। तो हायर आईक्यू जो थी वो इस तरफ रह गई और जो लोअर आईक्यू थी वो रेडक्लिफ रैंक के उस पार चली गई। और उसी का मुजाहरा पाकिस्तान ने फिर दोबारा से कर दिया। उन्होंने लेके मिसाइल अटैक किया अपनी एयरफोर्स को लगाकर काबुल के ऊपर। उसमें बेचारे सिविलियंस जो थे मारे गए, बाजार में उनके जाके बॉम्ब गिर रहे हैं और उन्होंने क्लेम किया कि हमने नूर वली महसूद को खत्म कर दिया है, जो कि टीटीपी के लीडर हैं। मजे की बात है, ठीक 1 घंटे के बाद में नूर वली महसूद अपना रेडियो प्रसारण करते हैं, अपना टाइम और डेट बताते हुए कि भाई मैं तुम्हारे ही वजीरिस्तान में हूँ, खैबर पख्तूनख्वा में, और सेफ एंड साउंड हूँ मैं। तो ये प्रोपोगेंडा के ऊपर ना जाइए। तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी किरकिरी हुई वहां पर। तो उनको ये चाहिए था कि इंडिया से कुछ सीख लेते। सीख उन्होंने ऊपरी तौर पर ली, अंदर से उसके खाने दिमाग जो था वो वहां पर था नहीं जहां पर होना चाहिए था। खैर, यहाँ पर जब किरकिरी हुई और नेचुरली अफगानिस्तान ने रिटेलिएट करना था क्योंकि आपने उसकी सिविलियंस के ऊपर अटैक किया जाके।
अफ़गानिस्तान ने इनका अच्छे से बैंड बजाया जैसा कि आपने ज़िक्र किया और बहुत फुर्सत से उन्होंने पूरी की पूरी ड्यूरेंट लाइन को हॉट कर दिया जिसको कि कहते हैं ना, इस समय आर्टी शेलिंग, हेवी मोर्टार्स चल रहे हैं, एयर अटैक्स चल रहे हैं, मिसाइल जा रही हैं। तो ड्यूरेंट लाइन जो है इस समय सुलगी हुई है और पाकिस्तान की इस समय हालात जो है वो काफ़ी बुरे हैं। उनकी आर्मी जो है वो लड़ने को तैयार नहीं है। आपको ध्यान होगा कुछ दिनों पहले उनके 500 जवान जो थे वो केपी के जा रहे थे। वहाँ पर उनको टीटीपी ने बोला कि भई अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो वापस मुड़ जाओ, चले जाओ यहाँ से। तो वो वापस बसों में बैठे और वापस पाकिस्तानी पंजाब की ओर वापस लौट लिए। इस समय बलूचिस्तान में जो उनकी आर्मी है वो अपने गैरिजन से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। तो इस समय मोराल जो है पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस और उनकी पैरामिलिट्री फोर्सेस का उनके बूट में है। बुरे हाल है। ऊपर से उन्होंने पंगा ले लिया अफगानिस्तान के साथ में। आपको पता ही है अफगान लड़ाके जो होते हैं वो मशहूर है दुनिया भर में कि कोई भी अफगानिस्तान पर काबिज नहीं हो पाया है। पाकिस्तान की क्या बिसात। तो पाकिस्तान का उन्होंने अच्छे से उनको सॉर्ट आउट करना शुरू किया। अभी तो शुरुआत हुई है। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे-आगे देखिए होता है क्या। हुआ ये कि मुत्तफ़िक़ साहब जो थे वो भारत तशरीफ लाते हैं और पाकिस्तान वाले ये कहते हैं कि वो इसलिए आए हैं क्योंकि अटैक कर दिया। अरे बेवकूफ़ो! किसी भी डिग्निटरी का विज़िट जो है वो बहुत महीनों पहले प्लान हो जाता है। तो बयान देने से कम थोड़ी होश की दवा पी लिया करो। खैर जो भी है, उनसे एक्सपेक्ट किया आप क्या कर सकते हैं। तो अफ़गानिस्तान के तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो भारत आते हैं और भारत आकर 10 तारीख को वो एक जॉइंट स्टेटमेंट इश्यू करते हैं। उस जॉइंट स्टेटमेंट जो था मैं अंबर जी ये कहना चाहूँगा कि विन-विन सिचुएशन थी उस जॉइंट स्टेटमेंट में और जॉइंट स्टेटमेंट की खासियत ये होती है कि दोनों फरीक जो होते हैं वो अपने आप को एक तरीके से विनर घोषित करके बाहर निकलते हैं। अफ़गानिस्तान किस तरीके से विनर था? क्योंकि अब इस जॉइंट स्टेटमेंट को मैंने अंबर जी करीब 6-7 पॉइंट्स में जो है वो डिवाइड किया है और मैं एक-एक करके आपसे ये पॉइंट डिस्कस करूँगा आपके श्रोताओं के लिए। तो पहला पॉइंट मैंने रखा है उसकी टोन। उसकी टोन जो है उसमें वार्मथ है, लेकिन उसमें कॉशन है। देखिए, भारत ने अब तक तालिबान को एक्सेप्ट नहीं किया है एज़ अ लीगल गवर्नमेंट ऑफ अफ़गानिस्तान। तो नेचुरली हमें एक कॉशन मेंटेन करना पड़ेगा कोई भी जॉइंट स्टेटमेंट देते वक़्त। लेकिन हम जो है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, हम अफ़गान्स के विरुद्ध नहीं हैं, हम अफ़गान्स के फ़ेवर में हैं। हम अफ़गान्स को अपना भाई मानते हैं, उनकी हेल्प करना चाहते हैं। तो हमारा जो स्टेटमेंट था, इसके अंदर आप देखेंगे इसमें कुछ कैच वर्ड्स थे। इनके कैच वर्ड थे लॉन्ग स्टैंडिंग सिविलाइजेशनल टाइज़। तो हम पुराने ऐतिहासिक संबंधों का ज़िक्र करते हैं इसके अंदर। दूसरा इसके अंदर था डीप पीपल टू पीपल कनेक्ट। तो ये कुछ डिप्लोमैटिक पार्लेंस होती हैं, जिसमें 2 देश जो हैं आपस में अपने आप को क्लोज़ जो हैं वो दिखाते हैं। लेकिन कॉशन था कि हम किसी भी सूरत में तालिबान को लेजिटिमाइज़ नहीं कर रहे थे कि वो गवर्नमेंट के हकदार हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं उसके अंदर इंडियाज़ कंटिन्यूड कमिटमेंट टू द वेलफेयर ऑफ द अफ़गान पीपल। तो हम जो भी काम करेंगे, वो अफ़गान पीपल के वेलफेयर के लिए करेंगे। ये हमने क्लैरिफ़ाई कर दिया। तो हमने क्या किया है कि अपना मॉरल हाई ग्राउंड जो है वो छोड़ा नहीं है, लेकिन हम अफ़गानिस्तान के डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो ये रहा टोन एंड द वार्मथ ऑफ द स्टेटमेंट। सेकंड था इट वाज़ अ मैसेज ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंटिन्यूटी। भारत जो है अफ़गानिस्तान में बहुत से काम कर चुका है। आपको ध्यान होगा अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट जो है हमने कंस्ट्रक्ट की थी। अफ़गानिस्तान में अफ़गान इंडिया फ्रेंडशिप डैम, सलमा डैम जो जिसके नाम से प्रसिद्ध है, वो हमने तामीर किया है। हमने कई हॉस्पिटल 400 बेड का हॉस्पिटल वहाँ पर बनाया था। इस स्टेटमेंट में हमने ये कहा है कि हम आपके लिए काबुल के बगरामी डिस्ट्रिक्ट में एक 30 बेड का हॉस्पिटल जो है और बना के देंगे आपको। हम आपके लिए एक ऑन्कोलॉजी सेंटर एस्टैब्लिश करेंगे, एक ट्रॉमा सेंटर एस्टैब्लिश करेंगे काबुल में और हम 5 मैटरनिटी क्लिनिक्स जो हैं वो एस्टैब्लिश करेंगे अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अफ़गानिस्तान के। हम आपको 20 एम्बुलेंसेस जो है वो ग्रांट देंगे। अब एम्बुलेंसेस जो हैं वो ज़मीन से चल के जाती हैं। तो नेचुरली पाकिस्तान को तकलीफ होगी आखिर ये 20 एम्बुलेंस जाएँगी कहाँ से? तो ठीक है, सोचने दीजिए कोई बात नहीं। फिर हमने आगे उनसे बात की कि हम आपके लोगों को स्कॉलरशिप्स देंगे। आपके दर्शकों को बता दूँ कि करीब 3,500 अफ़गान स्टूडेंट्स जो हैं वो हर वक़्त इंडिया में हर साल जो है वो पढ़ने आते हैं। हम आईटेक के नाम से स्कॉलरशिप्स देते हैं और आईटेक जो है वो ग्लोबल साउथ को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो पढ़ाने का काम करती है, जिसमें कि टेक्निकल और एजुकेशन फील्ड को कवर किया जाता है।
तकरीबन 10,000 हाईटेक स्कॉलरशिप्स वर्ल्ड में पूरी दी जाती है। अफगानिस्तान को उसमें उसका लायन शेयर मिलता है, करीब 625 जो है लास्ट ईयर 625 स्कॉलरशिप जो थी वो अफगानिस्तान को दी गई। नंबर 2 आता है म्यांमार उसके अंदर। आप देखिए 10,000 में से 625 जो है वो केवल अफगानिस्तान के लिए है। सो ये वैल्यू हम ले करते हैं अफगानिस्तान के लोगों की और उनकी डेवलपमेंट के लिए। 1000 के आसपास हम आईसीसीआर की स्कॉलरशिप्स उनको देते हैं। तो आप देखेंगे कि भारत सरकार जो है वो किस तरीके से अफगानिस्तान के लोगों की बेहतरी की ओर जो है वो कदम बढ़ा रही है और हमने ये इसमें कहा है कि हम इसको और आगे लेकर जाएंगे। दूसरी बात आती है कि हमने इसमें कहा है कि हम अपना एयर फ्रेट कॉरिडोर को रिवाइव करेंगे और दूसरी बात थी कि हम जो है कनेक्टिविटी जो है वो आपके साथ में बनाएंगे। हमने ये चीजें जो हैं ये पाकिस्तान को थोड़ा-सा दर्द देने का बायस बन जाती हैं। अच्छा, हमने ये भी कह दिया कि हम अपना मिशन जो है वो कंसिडर कर रहे हैं रीओपन करने का। तो ये नेचुरली अब होता क्या है कि कुछ देश जो हैं वो नहीं चाहते कि इंडिया का कनेक्ट अफ़गानिस्तान के साथ में रहे। लेकिन हमारी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है वो किसी भी और देश के विरुद्ध नहीं होती है अगर हम किसी देश से संबंध बनाते हैं, हमारी बिल्कुल क्लियर है। तीसरा पॉइंट जो था वो मैंने डिस्कस किया था वो था डेवलपमेंट एज़ पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी। तो हम अफ़गानिस्तान की डेवलपमेंट की बात करते हैं। हमने हेल्थ और एजुकेशन की बात की, हमने उनकी स्किल बिल्डिंग और स्कॉलरशिप की बात की, हमने अपनी सॉफ्ट पावर को ब्लेंड किया उनकी स्ट्रैटेजिक पेशेंस के साथ में। चौथी बात थी कि अफ़गान इंडिया फ्रेंडशिप डैम जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा मिसाल बन जाती है। चौथा पॉइंट आता है सिक्योरिटी स्टेबलाइजेशन। तो अफ़गानिस्तान को हम चाहते हैं कि एक तरीके से सिक्योर देश रहे और स्टेबल रहे। इसमें अफ़गानिस्तान का बहुत बड़ा रोल था। इस स्टेटमेंट एक आता है कि और वो इनके फॉरेन मिनिस्टर देते हैं कि अफ़गान सॉइल विल नॉट बी यूज्ड फॉर टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया। नाउ दिस इज़ अ वेरी बिग स्टेटमेंट। आपने ऑन पेपर उनसे ये कहलवाया है कि 1990 के दशक में जिस प्रकार से टेररिस्ट को तालिबान जो है वो शेल्टर दे रहे थे, आज वही तालिबान गवर्नमेंट के लोग जो हैं वो बोल रहे हैं कि अफ़गानिस्तान जो है इट विल नॉट बी यूज्ड एज़ a place where terrorists can take shelter against India. अब नेचुरली पाकिस्तान को इससे दुख तो होगा। और सर सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें सर एक और बात ये है कि ये वो तालिबान हैं जिनको चुन-चुन के पाकिस्तान ने बनाया और भारत के विरुद्ध आतंक करवाया। आज वही तालिबान ये बात पुख्ता कर देते हैं कि भारत के अगेंस्ट अफ़गानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल नहीं होगा। साथ ही भी वो ये कहते हैं कि सोली जो टेररिज्म है वो प्रॉब्लम है पाकिस्तान की इंटरनल। हाँ, इंटरनल प्रॉब्लम है वो। तो देखिए एक तो होता है कि जलाना और एक होता है जलने के बाद उस पे नमक छिड़कना और मैं तो कहता हूँ टाटा सॉल्ट की फैक्ट्री लगा देना। तो इस समय जो ये जॉइंट स्टेटमेंट हुआ है ये टाटा सॉल्ट की फैक्ट्री लग गई है इस समय। तो पाकिस्तान को काफ़ी तकलीफ हो रही है और होनी भी चाहिए क्योंकि बहुत हो गया, बहुत झेल लिया हमने उनके टेररिज्म को। इस समय जो है ये विजिट जो है ना ये बहुत लोगों के पेट दर्द का बायस बनी हुई है। हमारे यहाँ भी कुछ हैं जो काफ़ी परेशान हैं। उनको परेशानी ये हुई कि महिलाओं को क्यों नहीं आने दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो लो जी, बाद में महिलाएं जो थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई, उन्होंने प्रश्न किए अपने, तो वो बात भी खत्म हो गई। तो काफ़ी लोगों ने इसमें नुक्ताचीनी करने की कोशिश की कि आखिर ये क्यों आए? अगर वो देवबंद गए थे तो क्यों गए थे? क्या मतलब था? अरे भाई जब वो उनकी पूरी आइडियोलॉजी जो है वो देवबंद से आती है, तो अगर वो अपने आइडियोलॉजिकल सेमिनरी में गए तो कौन-सी बुरी बात की? और किस प्रकार से उनका वहाँ पर खैर मकदम हुआ, वो जाके उन्होंने वहाँ पर देखा कि क्या पढ़ाई चल रही है। खुद अपनी आँखों से देखा उन्होंने कि किस प्रकार से बच्चे जो हैं वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और फिर उन्होंने जो स्टेटमेंट जो देना था वो दे दिया। अब वो स्टेटमेंट फिर परेशानी का बायस बन गया कि इन्होंने आखिर ऐसा क्यों बोल दिया? क्योंकि हमें विक्टिम कार्ड खेलने का तो मौका ही नहीं मिल रहा। जब बाहर से आया हुआ आदमी जब देख रहा है अपनी आँखों से कि असलियत है क्या, तो आप किसको क्या ढोल बजाएँगे? खैर इनके आने से ये हुआ। अब अच्छा नेक्स्ट पॉइंट जो था वो हमारा हो गया था ट्रेड ट्रांजिट एंड चाबहार। क्योंकि भारत ने कनेक्टिविटी तो करनी है अपनी, अफ़गानिस्तान से कनेक्टिविटी करेगा, अफ़गानिस्तान के थ्रू हम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक तक जाएँगे और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के बाद में हमारा अप्रोच जो रहेगा वो यूरोप के लिए रहेगा। सर कनेक्टिविटी को लेके एक पॉइंट यहाँ पे आपसे जोड़ना चाहती हूँ आपके उसमें ताकि आप इसमें आंसर में कवर कर लें। बहुत ज़्यादा ये एक्सपेक्टेशन लोगों को है कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में, लोगों को लगता है कि वो दिन दूर नहीं है कि जब भारत और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर्स शेयर हो जाएँगे और भारत सिल्क रूट से जुड़ जाएगा। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है कि वो एम्बुलेंसेज़
बाय रोड अफगानिस्तान तक पहुंचाई जाए? जी, जी। अंबर जी देखिए दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। इस समय पाकिस्तान के हालात ऐसे चल रहे हैं और मैं आपसे दोबारा कहना चाहूँगा कि ये कई चैनल्स में मैंने बोला है और ये ऑन रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान में सिविल वॉर जो है वो अक्टूबर के महीने में मैं देख रहा हूँ। मैं कोई फॉर्च्यून टेलर नहीं हूँ लेकिन हालात को मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था और मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान जो है इट इज़ ऑन अ ब्रिंक ऑफ अ सिविल वॉर और वो इस समय होती दिख रही है। सर मैं तारीख आपको यहाँ पे जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है बट जो कुछ कनेक्ट्स हैं जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो उसके हिसाब से मैं बता देती हूँ। सिविल वॉर जैसे सिचुएशन ऑलरेडी वहाँ पर हो चुकी है और बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन पाकिस्तान मीडिया और आर्मी उन खबरों को मीडिया में नहीं आने दे रही है। ये सिचुएशन ऑलरेडी वहाँ पर क्रिएट हो चुकी है और जो टीएलपी है वो जिस तरह से रावलपिंडी और ये इस्लामाबाद पहुंचने की कोशिश कर रही है, उनको रोका जा रहा है और पूरी तरह से इंटरनेट, मोबाइल सब बंद हैं। बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं और पूरी वहाँ पर हालत पहले से बन चुकी है। अंबर जी, जिस देश की राजधानी में लोगों को रोकने के लिए आप कंटेनर्स लगा दें रोड के ऊपर, तो उस देश का क्या होगा? तो इस समय देखिए दुनिया जो है वो बहुत वेल कनेक्टेड है। आप कुछ चीज़ छुपा नहीं सकते लोगों की गेज़ से। लोगों ने देखा है और हम तो कंटेनर का नाम बता रहे हैं डीपी वर्ल्ड, जो कि जिन्होंने एशिया कप को स्पॉन्सर कर रहे थे, उसके कंटेनर्स को लेके उन्होंने लुढ़काया है। तो हम तो कंपनी का नाम बता रहे हैं कौन से कंटेनर लगे हुए हैं, आप तो ये नहीं बता रहे हैं कंटेनर लगे हुए हैं। तो ये दुनिया देख रही है इस समय और कब तक छुपाएँगे पता नहीं। देखिए दुनिया का इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान जो है वो किसी तरीके से टिका रहे वहाँ पर। ये इंटरेस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड का है। तो नेचुरली वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं चाहेगा ये चीज़ें जो हैं वो दुनिया के सामने आएँ। कोशिश रहेगी लेकिन आ रही है, लोगों को पता लग रहा है। जिस प्रांत में वहाँ की पुलिस हथियार लेकर प्रोटेस्ट करे कि हमको तनख्वाह नहीं मिली है और आप बाहर से लोग आ रहे हैं और उनको आप एक्स्ट्रा ग्रांट दे रहे हैं, तो उस प्रदेश का क्या होगा? ये बात मैं ज़िक्र कर रहा हूँ गिलगित-बाल्टिस्तान की। वहाँ पर की पुलिस जो थी वो ऐसा मुज़ाहिरा कर रही थी। बाकी पीओजे के एरिया में आपको पता ही है, किस प्रकार से प्रोटेस्ट चल रहे थे। प्रोटेस्ट में गोलियाँ चली हैं, गोलियाँ चलने के लिए लोगों ने किसको ब्लेम किया है और किस तरीके से एक पाकिस्तान के आईएसआई ऑफिसर की फ़ोटो तक आई है, बताते हुए कि ये श्रीमान जो थे, इनके ऑर्डर्स पे गोलियाँ वहाँ पर चलाई गई हैं। तो दुनिया सब देख रही है, दुनिया सब जानती है और विजुअल्स आ रहे हैं किस तरीके से आगजनी चल रही है, लोग कैसे कर रहे हैं। तहरीक-ए-लब्बैक पार्टी की आप बात कर रहे थे, जैसे हालात हैं इस समय, बेकाबू हो चुके हैं। बलूचिस्तान में इनकी कोई सुनता नहीं है। सिंधु देश मूवमेंट जो है वो गरमा रहा है इस समय, बाहर नहीं आ रहा है लेकिन वो एक इनकी खतरे का बायस है। रहा एक इनका पंजाब प्रोविंस, तो पंजाब प्रोविंस का जो सराइकी स्पीकिंग एरिया है वो अपने आप को कट ऑफ मानता है। तो पाकिस्तान के पास ले दे के एक नॉर्दर्न पंजाब का छोटा-सा एरिया रहता है, उसके अलावा पाकिस्तान नाम की कोई चीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करती है, जहाँ पर कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की रिट चलती हो। तो इस समय ज़मीनी हालात ये हैं। तो सिविल वॉर ऐसा तो है नहीं कि भई ये हुआ तो सिविल वॉर हो जाएगी। तो सिविल वॉर जो है वो सिविल वॉर की पूरी सिचुएशन इस समय बनी हुई है। वहाँ की आर्मी के वीडियोज़ आए हैं सोशल मीडिया पे कि उनकी आर्मी भाग रही है और लोग उसको खदेड़ के वहाँ से भगा रहे हैं। तो ये विजुअल्स जो हैं ये अवेलेबल हैं और सोशल मीडिया पे बहुत चल रहे हैं। तो कब तक छुपाएँगे देखते हैं। कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, मैं कहता हूँ इश्क, मुश्क और पाकिस्तान के हालात छुपाए नहीं छुपते। जोड़ दीजिए इसमें इस चीज़ को। जी, अम्बर जी। बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि पाकिस्तान मीडिया तो है वो हमेशा से जितने भी ये कॉन्फ्लिक्टेड ज़ोन्स हैं, चाहे उसमें हम केपीके की बात करें, बलूचिस्तान, ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, गिलगित और सिंध, सभी जगह पे लोग पूरी तरह से अपने आंदोलन छेड़े हुए हैं, अपनी आज़ादी की माँग कर रहे हैं। कहीं पे भी ये नहीं कि भई हमारे अधिकार दीजिए, सबको अपना देश चाहिए वापस। कहते हैं भई हम अलग हैं, आप क्योंकि वहाँ पर लोगों को इज्जत सम्मान उनकी भाषा का उनके कल्चर का सम्मान नहीं होता और यही वजह है कि लोग एकदम अलग फील करते हैं और वहाँ पे इस तरह के हालात हो रहे हैं। लेकिन सर सबसे बड़ी बात आपने सिंधु देश की बात की। सिंधु देश का जो मूवमेंट है वो काफी मजबूत होता जा रहा है। हालांकि बलोचों का सबसे ज्यादा मैच्योर है इस वक्त, लेकिन सिंधु देश भी काफी वहाँ पर आवाजें उठ रही हैं। सबसे बड़ी बात सर ये है कि अगर पाकिस्तान से सिंध कट जाता है तो पाकिस्तान तो सर खत्म हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो रेवेन्यू है और सारी चीजें सिंध से बेस्ड हैं। तो सर आपको लगता है कि अभी इस तरह के हालात बन रहे हैं, कुछ सालों में ऐसा कुछ हो जाएगा? अम्बर जी 101% और सिंधु देश
खतरे का बायस इसलिए क्योंकि सिंधु देश मूवमेंट ये कहता है कि हमें सिंध को पाकिस्तान से अलहदा करके इसको भारत के साथ में शामिल करना है। ये परेशानी का बायस अलग है। देखिए, अलग देश बन जाए तो वो फिर भी खून का घूँट पी के रह जाएँ। जब ये स्टेटमेंट आता है कि वो वहाँ से अलग होकर भारत से मिलना चाहते हैं, तो इससे काफ़ी तकलीफ होती है। तो ऐसा बन रहा है और इस समय सिंधु देश मूवमेंट जो है, वो धीरे-धीरे टटोल रहा है कि उसको कोई लीड कर सके। ये इस समय सिचुएशन है और सिचुएशन इस समय ऐसी है कि लीडर के आने की देर है एंड आई फॉर श्योर नो कि लीडरशिप जो है उनकी वो तैयार हो रही है और एनी डे यू विल बी हियरिंग एन अनाउंसमेंट कि फलाने व्यक्ति जो हैं वो उसको लीड कर रहे हैं और बड़ी जल्दी जो है सिंधु देश के मूवमेंट को अपनी एक डायरेक्शन मिलने वाली है, ऐसा मेरा मानना है अंबर जी। तो ये सिंधु देश जो है इट विल टर्न इनटू अ रियलिटी। जी। सर, अभी जिस तरह से हालात डेवलप हो रहे हैं, ख़ास तौर से हमने भारत और अफ़गानिस्तान के जो रिश्ते हैं, उससे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नज़र आ रहा है। हालाँकि वो पहले से आमिर खान मुत्तकी के आने से पहले ही उनकी फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही थी। हालाँकि उन्होंने कहा कि हम तालिबान पे ही अटैक है, लेकिन ये चीज़ें क्लैरिफ़ाई हो गई कि वो तालिबान पे नहीं बल्कि ये फ्रस्ट्रेशन थी और उन्होंने सिविलियंस को उसमें हलाक किया। जी। इसके बाद आपको सर क्या लगता है कि इतनी बात तो तय है कि अफ़गानिस्तान चुपचाप नहीं बैठेगा। पाकिस्तान पे और कौन-सी बला आने वाली है सर? जो आपको देखिए, नज़र आ सबसे पहली बात तो है पाकिस्तान को ना ग्राउंड रियलिटीज़ को मानना चाहिए। उन्होंने अपने जो स्टेटमेंट में ये कहा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के चार्टर के हिसाब से अंबर जी, मैं आपके दर्शकों को बताता चलूँ कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेज़ोल्यूशन नंबर 47 था 21 अप्रैल 1948 को निकला था और रेज़ोल्यूशन नंबर 47 जो है उसके बेसिकली 3 ऑपरेटिव पैरा थे। पहला ऑपरेटिव पैरा जो था वो कहता था कि पाकिस्तानी फोर्सेस एंड इर्रेगुलर जो होंगी वो 100% विथड्रॉ होंगी। दूसरा, इंडियन फोर्सेस विथड्रॉ करेगा उतनी जितनी की वहां पर छोड़ेगा जितनी की जम्मू कश्मीर की स्टेबिलिटी के लिए, सुरक्षा के लिए जरूरी है। और तीसरी थी प्लेबसाइट की बात। तो पाकिस्तानियों को अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि ये 3 ऑपरेटिंग पैरा जो हैं ये सीरियली हैं। पहले पाकिस्तान विड्रॉल, दूसरा इंडियन फोर्सेस को लिमिट एंड थर्ड इज प्लेबसाइट। तो ये पहली कंडीशन को ही मीट नहीं करते। इन्होंने ऑलरेडी डेमोग्राफिक चेंज कर दिया वहां पर। नंबर 2, सन 72 में शिमला एग्रीमेंट साइन होता है जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में। शिमला एग्रीमेंट का पूरा बेसिस ये था कि जो भी हम दोनों देशों के बीच में डिफरेंसेस होंगे, वो बायलैटरली सॉल्व होंगे, किसी तीसरे फरीक की उसमें जरूरत नहीं होगी। तो भाई अगर शिमला एग्रीमेंट साइन हो गया है, तो फिर जो करार 47 नंबर 47 ऑफ अप्रैल 1948 है, वो कहां स्टैंड करती है? वो तो खत्म हो गई ना। जब हमने फैसला कर लिया कि हम दोनों आपस में सॉल्व करेंगे, तो यूएन कौन? खामखा। अच्छा, उसके बाद में फिर इनको ये लगा कि भई धारा 370 चल रही है तो कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिल रहा है। भारत ने क्लियर कर दिया कि भाई देखो हम दोनों के बीच में डिस्प्यूट है, हम दोनों सॉल्व करेंगे, लेकिन धारा 370 जो है वो खत्म कर दी जाती है। जम्मू कश्मीर को पूरा स्टेटहुड हम दे देंगे, हम इलेक्शंस करते आ रहे हैं वहाँ पर हर 5 साल में और दुनिया देख भी रही है। तो उससे क्या हुआ है कि जम्मू कश्मीर का इस समय स्टेटस ऐसा है कि वो भारत के साथ में पूर्ण रूप से विलय कर चुका है। और मुझे ध्यान पड़ता है एक बहुत मशहूर यूट्यूबर हैं, उनका एक स्टेटमेंट था, उन्होंने एक पाकिस्तानी यूट्यूबर के साथ में इंटरव्यू दिया था और याना मीर नाम है उनका। तो याना मीर ने बड़े हँसी के अंदाज में ये कहा था कि कश्मीर एक ऐसी गर्लफ्रेंड है जिसकी की शादी हो चुकी है और उसका जो प्रेमी है वो पाकिस्तान है। वो बार-बार कहता है ना ये तो मेरी है। भई उसने फैसला कर लिया है कि भारत के साथ जा रही है तो चली गई वो। अब आप क्यों रो रहे हैं उसके पीछे? तो ये बड़ा उन्होंने मज़ाकिया अंदाज में लेकिन बड़े समझदारी दिखाते हुए ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था और इसको मैंने कोट भी किया है इस चीज़ को। तो इस समय कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा और वो विलय कर चुका है, फॉर्मली दिखाया है लोगों को कि भई हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उस समय साइन किया था। उसके बाद में अब पूर्ण रूप से वो भारत का अंग हो चुका है। अब प्लीज़ होश की दवा कीजिए और जितना आपने भारत का एरिया ले रखा है पीओजे के गिलगित-बाल्टिस्तान का, वो भारत को बाइज़्ज़त वापस कर दीजिए। वापस करने के बाद में ये होगा कि हमारी जो बाउंड्री है अफ़गानिस्तान के साथ में, वो 147 किलोमीटर्स की वाखान कॉरिडोर की जो मिलाती है, उससे जाके मिल जाएगी और यहाँ से हमारी जो 20 एम्बुलेंसेज़ हैं, वो अफ़गानिस्तान में जाएँगी।
तो भारत जो है वो फ्यूचरिस्टिक कंट्री है, आगे भविष्य देखकर काम करता है। तो हमने ऑलरेडी ईयरमार्क कर रखा है कि 147 विड्थ है, वहाँ से वाखान कॉरिडोर से एम्बुलेंसेस जो है बड़े आराम से ट्रैवल कर सकती हैं, जब गिलगित बाल्टिस्तान और पीओजे के भारत का वापस आ जाएँगी और भारत में विलय कर लेंगे। तो ये फ्यूचर है और इस फ्यूचर के लिए पाकिस्तान को मानसिक रूप से तैयार हो जाना चाहिए। अगर नहीं होगा तो खैर उसकी मर्ज़ी है। बाकी फ्यूचर यही दिखाई दे रहा है कि ये एम्बुलेंसेस जो है बाय एयर नहीं जाएँगी, बाय रोड ही जाएँगी ये। जी, अंबर जी। देखो सर, मैंने भी इसीलिए आपसे सवाल किया था कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये एम्बुलेंसेस बाय रोड जाने वाली हैं अफ़गानिस्तान, और उसके लिए मुझे लगता है रास्ता अफ़गानिस्तान भी बनाने वाला है। इधर से अफ़गानिस्तान थोड़ा रास्ता बनाएगा, इधर से इंडिया, और बॉर्डर्स मिल जाएँगे। ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है सर। आपको प्रतीत हो रहा है और मुझे ये भी लग रहा है कि जिस तरीके से चाइना के ओवरचर्स हैं, हुँ, चाइना बोलेगा कि भारत सीपीईसी को यार हमने बड़ी मुश्किल से ये रोड बनाई है ग्वादर तक, तो इसको छोड़ देना। हम आपको हुँ, पूरा एक्सेस देंगे वहाँ तक जाने का, आप चले जाना। तो ये भी हो सकता है। देखिए, कुछ नहीं कह सकते कल दुनिया में क्या हो जाए। जी, हम क्या करते हैं, किसके साथ क्या फैसला करते हैं, किसी को नहीं मालूम। जी, तो जी। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, चाइना हमको हुँ, बोल दे भई हम आपको ओवरपास की सुविधा दे रहे हैं, हमारे नीचे से रोड पास होने दीजिए, हम आपके इंटरेस्ट को हार्म नहीं करेंगे और आप यहाँ से चले जाइए, अपना जोड़ लीजिए वाखान कॉरिडोर को अपने साथ। तो इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वहाँ पर शुरू हो जाती है। जी, अंबर जी। जी। सर, अब सवाल ये है कि यहाँ से जो एक नई शुरुआत, एक हिस्टोरिक शुरुआत नज़र आ रही है बिटवीन अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान, सॉरी, अफ़गानिस्तान एंड इंडिया, और पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहा है। आगे आपको पूरे इस रीजन की जो हम देखते हैं, तो कहीं न कहीं यूएस भी जो है वो फ़ेल नज़र होता हुआ आ रहा है, क्योंकि जो उन्होंने पॉलिसी पाकिस्तान की अपनाई, उससे इंडिया के साथ तो पूरी तरह से उन्होंने हमेशा के लिए ट्रस्ट खो दिया है। वो चीज़ें वापस नहीं आएँगी, ट्रेड रीसेट हो भी जाए, लेकिन वो रिश्ता वापस नहीं बन पाएगा, जो उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, या फिर जो सारी चीज़ें की हैं, उन्होंने आसिम मुनीर को, इन सबको बुलाया। तो सर, आपको लग रहा है कि एक हिस्टोरिक शिफ्ट आ चुका है इस समय? अंबर जी, मैं थोड़ा-सा आपकी बात से इत्मीनान शायद नहीं कर पाऊँगा। देखिए, 71 ऑपरेशंस में अमेरिका की 7th फ्लीट जो थी वो बे ऑफ बंगाल तक आ गई थी। मतलब एक उन्होंने ऑफेंसिव पोस्चर लिया था इंडिया को धमकाने के लिए। ट्रम्प साहब ने तो केवल थोड़े से सैंक्शंस बोल रहा हूँ, उन्होंने थोड़े से टैरिफ लगाए थे और भारत को दिखाने के लिए अपने उन्होंने आसिम मुनीर को बुला लिया था। आसिम मुनीर वहाँ पर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से जाके उन्होंने वो कुछ कंकड़ पत्थर जो थे दिखा दिए उनको कि भाई ये रेयर अर्थ एलिमेंट है। अब रेयर अर्थ एलिमेंट ऐसे नहीं मिलते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट जो है एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और दुनिया में 82% रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है एक्सट्रैक्ट करने की पावर चाइना के पास में है। तो खैर ये दुनिया को दिखाने के लिए शोमैनशिप के लिए अलग चीज़ हो गई। मेरा मानना ये है कि दुनिया में 2 देशों के बीच में संबंध जो हैं वो कभी भी स्थायी रूप से दुश्मनी के या दोस्ती के नहीं रहते हैं। वो चीज़ चेंज होती रहती है सिचुएशन के साथ में। एक टाइम ऐसा था कि हमारे पास में 82% वेपन सिस्टम जो थे वो हम इम्पोर्ट करते थे, वो भी सोवियत ब्लॉक से। पर हमने क्या है मिराज 2000 भी लिए फ्रांस से और फिर हमने जाके रफाल भी ले लिए। अब आज स्थिति ये है कि 21% इम्पोर्ट करते हैं, बाकी सब जो है आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत से ही बनता है। तो ये सिचुएशन चेंज हुई है। इस समय अमेरिका बड़ी बेसब्री से कोशिश कर रहा था कि भारत को F-35 जो है वो किसी तरीके से एक्सपोर्ट कर सके। भारत ने उल्टा नेटो कंट्रीज को, ग्रीस उसमें अग्रगणी था, उनको हमने मिसाइल सिस्टम एक्सपोर्ट करने की बात कह दी। तो ये मैं नहीं मानता कि परमानेंटली हम अमेरिका के साथ में हमारे संबंध खराब हो गए हैं। इमोशनली हम लोग थोड़े इमोशनल होके सोचते हैं, लेकिन वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में इमोशंस की कोई जगह नहीं होती है। वहाँ पर प्योर नेशनल इंटरेस्ट जो होता है वो प्ले करता है। तो जब भारत को लगेगा कि हमारा इंटरेस्ट अमेरिका के साथ में मिलकर चलने का, तो हम अमेरिका के साथ मिलकर चलेंगे। चाइना जो था, चाइना के साथ में हमने 62 की वॉर लड़ी है। चाइना जो है हम उसको मानते हैं कि ये 2.5 फ्रंट वॉरफेयर में 1 फ्रंट चाइना है। लेकिन मोदी जी गए ना चाइना एससीओ में और जिस तरीके से शी जिनपिंग, पुतिन और मोदी जी मिल रहे थे, आपको कहीं लग रहा था दुश्मनी है। उनके विदेश मंत्री ने आकर स्पेशल आपके साथ में छूट दी है भारत को, जो वो किसी देश को नहीं देता। तो चीज़ें जो होती हैं, वो इकोनॉमी से गवर्न होती हैं, नेशनल इंटरेस्ट से गवर्न होती हैं, इमोशन से गवर्न नहीं होती। सो सबसे पहले हम भारतीयों को इमोशनल होना बंद करना पड़ेगा और लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि भाई ठीक है,
अमेरिका के साथ में भले ही कुछ भी बात है, लेकिन हमारे इंटरेस्ट यहाँ पर हैं, इसलिए हम अमेरिका के साथ में यहाँ पर देंगे। अगर बाई चांस रशिया एक आध मी-17 पाकिस्तान को दे देता, तो भई रशिया की इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी। अगर वो दे रहा है, बेच रहा है और पाकिस्तान खरीद रहा है, हालाँकि इसको चलाना आता नहीं है, लेकिन खरीदने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है उसको? तो हमें इमोशनल होने की आवश्यकता नहीं है इस चीज़ पे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इस समय अमेरिका जो है, बूट्स ऑन ग्राउंड कतई नहीं। मॉरली सपोर्ट करना चाहेगा पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान का टिका रहना अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। चाइना के लिए उतना नहीं रहेगा जितना अब अमेरिका के लिए है। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि पाकिस्तान को अपने आप को स्टेबल करने का सिर्फ एक तरीका है, अपनी दुनिया को, अपनी जनता को ये दिखाना कि उनके पास एक दुश्मन है, और दुश्मन कौन है? उसके ईस्टर्न बॉर्डर से लगा हुआ इंडिया। और पाकिस्तान के लिए हर आदमी जो रेड क्लिफ लाइन के इस पार रहता है, वो हिंदू है, और वो हिंदू बनिया है। अंबर ज़ैदी भी वहाँ पर उनके लिए हिंदू बनिया हैं। तो आप भी काफिर की गिनती में आती हैं पाकिस्तान के लिए, और आपको मारना जो है वो उनका फर्ज है वो। तो उन्होंने एक एनिमी क्रिएट कर रखा है भारत के नाम का। मुझे ये दिख रहा है, जिस प्रकार से स्टेटमेंट आए हैं, आपने नोट किया होगा, 3 अक्टूबर को आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी और 3 अक्टूबर को ही एयर चीफ, दोनों स्टेटमेंट ऐसे देते हैं जो कि इंडियंस को वार्न कर रहे हैं कि आप तैयार रहिए, क्योंकि हालात वो भी स्टडी कर रहे हैं उस पार के हैं। तो जब भी पाकिस्तान में हालात खराब होते हैं, वो बंदूक उठाते हैं और गोली हिंदुस्तान की तरफ फायर करना शुरू कर देते हैं। तो इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान फिर दुस्साहस करने के मूड में है, इसीलिए लोगों को वार्न किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसा है कि पाकिस्तान लड़ते-लड़ते वहाँ पर एक फ्रंट खोल सकता है और यहाँ पर दुस्साहस करेगा, और जहाँ तक मेरा मानना है कि वो 0.5 फ्रंट को एक्टिवेट करेगा यहाँ पर, और वो एक्टिवेट मुझे होता हुआ दिख भी रहा है। तो किस तरीके से भारत के हालात हैं, एक तरीके से एक्टिवेट कर रखा है, सो दैट भारत यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाए, निगाहें लोगों की भारत के ऊपर आए और पाकिस्तान से लोगों का ध्यान बढ़ जाए। लेकिन ऐसा है कि कर्म जो है वो वापस लौट कर आता है, और कर्म की गति जो है वो बहुत बलवान है, और पाकिस्तान इस समय अपने कर्म के फेर में फंसा हुआ है। तो निकलना उसके लिए काफ़ी मुश्किल है, देखिए क्या होता है। परंतु सिविल वॉर जो है वो मुझे दिख रही है कि गरमाएगी, और पाकिस्तान में थोड़ा पाकिस्तान के लिए मुश्किल के दिन है। नवंबर में आसिम मुनीर साहब का भी एक्सटेंशन ड्यू है, तो हालात थोड़े से खराब होंगे इस एरिया में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। जी। सही कह रहे हैं कि इस तरह के हालात हैं, और अब देखते हैं कि इस तरह की जो सिचुएशन है, क्या अंत होता है, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से अनस्टेबल तो है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।